नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चहर। कहते हैं ना, नो पेन तो नो गेन। ठीक यही बात जो होती है वो स्मॉल कैप फंड्स पर भी लागू होती है। स्मॉल कैप फंड्स में रिटर्न तो ज्यादा मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ जोखिम भी ज्यादा रहता है। तो आखिरकार इस कैटेगरी में ऐसा क्या है जो लोगों का मुंह से छूटता ही नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए सही हैं या नहीं है? क्या आपको इन पर निवेश करना चाहिए? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फिनकार्ड के फाउंडर और एमडी तनवीर आलम जुड़ रहे हैं। तनवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। हम ये चर्चा तो करेंगे कि आखिरकार स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं, लेकिन पहले जरा ये समझाइए दर्शकों कि आखिरकार स्मॉल कैप कैटेगरी क्या है, इसमें कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, क्या ये पूरी कैटेगरी है? ओके, पहले ये स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप को लेके बहुत कन्फ्यूजन था, लेकिन सभी ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि देखिए हर कंपनी की एक अपनी मार्केट वैल्यू है जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कहलाती है। पहली जो 100 कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो सबसे बड़ी कंपनी है उसे लार्ज कैप कहते हैं। 101 से लेकर 250 तक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आती है उसके बाद वाली कंपनी से मिड कैप कहते हैं, और 250 के बाद जितनी भी कंपनी फॉल करती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसके बाद उसे स्मॉल कैप कहते हैं। कहने का अर्थ है कि सबसे बड़ी जो कंपनी है ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप है, उसके बाद जो ग्रोइंग कंपनी है वो मिड कैप है, और जो बहुत स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी है जो अब बड़ी हो सकती है फ्यूचर में, ये स्मॉल कैप कंपनी कहलाती है। तो ये कैटेगराइजेशन सेबी ने डिफाइन किया था। जो सारे स्मॉल कैप फंड्स हैं ये स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी में निवेश करते हैं, इसे स्मॉल कैप कहते हैं। बिल्कुल, तो स्मॉल कैप क्या होता है ये तो आपने अच्छे से समझ लिया और आपको कोई कंफ्यूजन भी अब नहीं होगा। अब जरा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में भी विस्तार से बता दीजिए। देखिए, अब स्मॉल कैप फंड के दायरे में क्या आता है कि जो म्यूचुअल फंड में आप स्मॉल कैप फंड में पैसा निवेश करते हैं, तो ये पैसा फंड मैनेजर्स को ये गाइडलाइंस दिया गया है कि अब ये स्मॉल कैप वाली जो कंपनी है उसी में ही निवेश कर सकते हैं और आप उसके बियॉन्ड आप निवेश नहीं कर सकते। ये गाइडलाइंस फंड हाउस को दिया गया है। तो स्मॉल कैप फंड जो है ये इन स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करती है। बिल्कुल, तो स्मॉल कैप कंपनियों में जो है वो स्मॉल कैप फंड्स का निवेश होता है और शायद यही वजह है कि जोखिम भी थोड़ा सा ज्यादा जुड़ा होता है। लेकिन फिर भी तनवीर जी, स्मॉल कैप फंड्स जो है वो आजकल इतने लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि स्मॉल कैप जैसे नाम रखा गया है, जब आपकी कंपनी छोटी होती है तो उसका ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है और ये इसके शेयर प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता है। तो लेकिन उस पर जोखिम भी ज़्यादा होता है कि जब मार्केट कोई रिसेशन से गुजरती है तो छोटी कंपनीज, अब मान लीजिए एक छोटी एयरक्राफ्ट है और मार्केट एयर में टर्बुलेंस है, तो छोटी एयरक्राफ्ट ज़्यादा टर्बुलेंस, ज़्यादा डगमगाएगी। तो इसी वजह से स्मॉल कैप कंपनी जो हैं इसके रिटर्न्स बहुत एक्सेप्शनली हाई होते हैं, लेकिन जब मार्केट खराब दौर से गुजरती है इसके फॉल भी बहुत अग्रेसिवली नीचे आता है। तो स्मॉल कैप की जो कंपनीज हैं या स्मॉल कैप के फंड, इसमें रिटर्न तो ज़्यादा आता है लेकिन इसकी जो जर्नी रहेगी वो बहुत वॉलेटाइल रहती है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है। अगर इस वॉलेटिलिटी को आप अगर बेयर कर पाते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड में निवेश करें, और ये टिपिकली बहुत लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आइडियल रहता है। आप किसी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए स्मॉल कैप फंड में निवेश ना करें। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो है अगर आप स्मॉल कैप चुनना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए सही स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी। अच्छा, स्मॉल कैप अगर कैटेगरी की ही बात की जाए तो तनवीर जी इसमें कितनी कंपनियां आती हैं? क्योंकि अगर हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो उसमें लगभग 100 कंपनियों के आसपास रहता है, यानी कि निवेश का ऑप्शन जो रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है फंड मैनेजर्स के पास। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो कितनी कंपनियां लगभग आती हैं? क्योंकि हमने ये सुना है कि काफ़ी कंपनियां जो है इस कैटेगरी में आती है, यानी कि ऑप्शन काफ़ी फंड मैनेजर्स के पास खुले रहते हैं। यस, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए, लार्ज कैप में पहले 100 कंपनी, मिड कैप में उसके बाद 150 कंपनी, और उसके बाद जितनी कंपनीज हैं उस स्मॉल कैप में फॉल करती हैं। अगर आप ये कैटेगरी, फिर आपके पास 5000 स्टॉक्स तक चले जाता है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं। लेकिन अधिकतर ये देखा गया है कि उसके बाद अगर मैक्सिमम 250 कंपनी में भी सिलेक्ट करते हैं तो फंड मैनेजर के पास बहुत चॉइसेस हैं पिक करने के लिए। और इसमें क्या होता है, फंड मैनेजर की जो काबिलियत है टू फिश आउट स्टॉक्स, जो आप चुन के निकालते हैं, स्टॉक पिक करते हैं उस कैटेगरी में से, वो डिफाइन करता है एक फंड मैनेजर की काबिलियत। और इसी वजह से
स्मॉल कैप में एक सही फंड मैनेजर को चुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं फंड मैनेजर के लिए भी एक डिफिकल्ट टास्क है कि आखिरकार कौन सी स्मॉल कैप कंपनी को अपने फंड में शामिल किया जाए। खैर, आपके मन में अगर स्मॉल कैप से जुड़े हुए, इस कैटेगरी से जुड़े हुए कुछ भी सवाल उठ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सवाल हमें लाइव भी भेज सकते हैं ट्विटर या फिर फेसबुक के जरिए, जहां पर हमारा ये शो लाइव है वहां पर आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल करने की। खैर, इस बीच में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मुकुल जैन। मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपके चैनल का, जिसके थ्रू मैं 2011 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं 2011 से मैं इन्वेस्ट कर रहा था तो उस समय मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कुछ नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ये सोचता था कि अभी मेरे पास 20-25 फंड थे उस समय, कि जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मैं अपने फंड को डिक्रीज करता जाऊंगा। अभी करंटली ऐसा हो गया कि मेरा पोर्टफोलियो में 25 to 28 फंड है, ठीक है, जिसमें मेरा पैसा उसमें इन्वेस्टेड है। लेकिन अभी जैसे मैंने आपका चैनल कंटिन्यूस देखता रहता हूँ तो उसमें बताया कि ज़्यादा फंड नहीं रखने चाहिए। तो अभी मैंने उसको रोककर कुछ 5 to 6 फंड मेरे पास बचे हुए हैं। लेकिन जो 25 to 28 जो फंड थे वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मतलब उसमें से मैंने अभी तक पैसा रिडीम नहीं किया है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं उन सबको रिडीम करके किसी इन्हीं 4 या 5 फंड में इन्वेस्ट करूँ कि उनको एज इट इज इन्वेस्ट ही रहने दूँ उन 25 to 30 फंड में। बिल्कुल बिल्कुल। तो तनवीर जी, इनके पास जो फंड्स की संख्या है, खैर पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, 25 से 28 फंड है। आई डोंट नो ये ट्रैक भी कैसे करते होंगे। तो क्या सलाह देंगे, क्योंकि फिलहाल ये 5 से 6 फंड्स में ही बने हुए हैं, उनमें निवेश कर रहे हैं, लेकिन बाकी से जो है इन्होंने अब तक रकम नहीं निकाली है। आपने सही किया है। एक तो पहले आपने सही काम किया है कि आपने 28 फंड को ट्रिम डाउन किया है। इतने फंड्स में इन्वेस्ट करना लाभदायक नहीं होता है। सेकेंडली, आपने अब SIP स्टॉप किया है, अभी पैसा उस फंड से मत निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें 2 प्रॉब्लम होगा। एक तो एग्जिट लोड होंगे, आपकी जो हाल फिलहाल में जो SIP गई होगी उस पर एग्जिट लोड लगेगा। दूसरी बात यह है कि उसमें बहुत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी लग सकता है। जो आपने SIP स्टॉप किया है उसे बंद कर दिया है, सही रहे, और फंड को उसी में रहने दें। और कुछ जब लास्ट SIP का 1 साल और एग्जिट लोड ओवर हो जाए उसके बाद उसे रिडीम करके कंसोलिडेट करिए, वरना आपको एग्जिट लोड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा उसमें। रही बात आपकी एलोकेशन की, यस 5-6 फंड, 4 से 6 फंड बहुत होता है। और बेस्ट ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि आप अपने गोल्स डिफाइन करें और गोल्स डिफाइन कर अपने फंड सिलेक्शन को उसको डिसाइड करें। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आप मान लीजिए यहाँ से आप कहीं पर दिल्ली कहीं जहाँ भी रहते हो उसके पास किराना स्टोर जाना है आपको, तो आप बाइक या कार से जाएंगे या वॉक करेंगे। आपको अगर 25-50 किलोमीटर जाना है तो आप मैक्सिमम कार से जाएंगे। आपको दूसरी सिटी ट्रैवल करना ट्रेन या एयरप्लेन रहेगा। अगर मान लीजिए दूसरी कंट्री जाना है, जैसे कि यहाँ से लंदन, आप फ्लाइट लेंगे। तो हर एक व्हीकल का अपना एक महत्व होता है और उसकी इंपॉर्टेंस होती है और उसकी एफिशिएंसी होती है। मान लीजिए आप यहाँ से लंदन आप बाइक से भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होता। बेस्ट एफिशिएंट वे आपके लिए फ्लाइट होगा। सिमिलरली, तो हर एक फंड का एक अपना एक इंपॉर्टेंस है और इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आप अपनी गोल्स को और उस फंड्स को ऑब्जेक्टिव को मैच करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसी वजह से आप अपने गोल्स डिफाइन करिए और गोल्स के अनुसार आप अपने फंड सेलेक्ट करके उसे निवेश करिए। ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आप इसे इजीली मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आपको जो है अपने एक फंड को अपने एक लक्ष्य के साथ जो है उसका तालमेल करना है और उसके बाद जो है आपके लिए लक्ष्य को हासिल करना बेहद आसान हो जाएगा। खैर, स्मॉल कैप के बारे में तनवीर जी हम चर्चा कर रहे थे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे पास फेसबुक के जरिए आया है, उसे शामिल कर लेते हैं। विवेक मेहता जो है, इनके पास एक HDFC स्मॉल कैप फंड है जिसमें ये 2000 रुपए का मासिक निवेश कर रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें तो क्या इनके लिए फंड सही रहेगा? HDFC स्मॉल कैप फंड एक अच्छा फंड है। अगर इसे आप लॉन्ग टाइम जैसे कि 10, 15, 20, 25 साल के लिए रखना चाहते हैं तो आप इसमें रेगुलरली SIP या निवेश करते रहें
और लॉन्ग टर्म गोल्स या स्मॉल कैप फंड में बेस्ट इन्वेस्टमेंट का जरिया है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। आप उसके जरिए आप निवेश करते रहें एंड आप यू विल बी वेरी हैप्पी। आपको एंड रिजल्ट आपका अच्छा होगा। में आज हम चर्चा कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स के बारे में और हमारे साथ तनवीर आलम जुड़े हुए हैं। तो तनवीर जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा ये भी बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि इन स्मॉल कैप फंड्स के साथ रिटर्न अच्छा आता है लेकिन जोखिम तो जुड़ा ही होता है, और क्या क्या फायदे नुकसान रहते हैं इस कैटेगरी के? देखिए आप निवेश रिटर्न के लिए करते हैं तो ऑब्वियसली इसका रिटर्न हाई रहता है। और नॉर्मली अगर स्मॉल कैप डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस फंड में डायरेक्ट स्टॉक में क्या रहता है कि आपकी वो स्टॉक की मोर्टेलिटी रेट होती है। मीन्स आप वो स्टॉक अगर डेड हो गया या नहीं परफॉर्म कर पाया तो वो परफॉर्म नहीं करता है। बट लेकिन अगर स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं, ये फंड मैनेजर रेगुलरली पोर्टफोलियो को चेंज करते रहते हैं, तो उसमें आपका वैल्यू जो है कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होगा, जो कि डायरेक्ट स्टॉक में हो सकता है। इसीलिए अगर स्मॉल कैप में निवेश करना हो तो बेस्ट है वो आप किसी प्रोफेशनल के हेल्प एक म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें। डायरेक्ट स्मॉल कैप फंड में निवेश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो रिस्क आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा मैनेज करने के लिए, और मोस्ट लाइकली उसमें आप लॉस का सामना कर सकते हैं आप। तो बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह के बाद जो है तभी जो है आपको एक स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए। खुद से निवेश ना करें तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही रहेगा। लेकिन किस तरह के इन्वेस्टर जो हैं वो निवेश करें तनवीर जी इनमें? देखिए दो तरह के, एक तो है कि जिनके गोल्स बहुत लॉन्ग टर्म है, 10-15 साल 20 साल, अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चे की मैरिज शादी एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, तो वो उस लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सही रहता है। और दूसरा क्राइटेरिया है जो कि ये वोलेटिलिटी जो अप एंड डाउन बे करते हैं, आपके रिस्क एपेटाइट, आपकी रिस्क लेने की क्षमता अगर ज़्यादा है तो ये फंड आपके लिए सूटेबल है। अगर आप रिस्क अवर्स हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो स्मॉल कैप फंड आपके लिए नहीं है। बिल्कुल, तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए नहीं है। अगर आप जो है जोखिम नहीं ले सकते, अगर जोखिम उठा सकते हैं तभी इसमें निवेश करिएगा, बेहतर रहेगा। खैर, इस बीच में हमारे पास एक और सवाल भी फेसबुक के जरिए आया है, उसे शामिल कर लेते हैं। सचिन श्रीवास्तव का है। इन्होंने रिलायंस स्मॉल कैप फंड में जो है निवेश किया हुआ है और लॉन्ग टर्म के लिए बता रहे हैं कि निवेश करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो है नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। तो वो जानना चाहते हैं कि क्या इस फंड में बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? देखिए मोस्ट लाइकली आपने जो ये स्मॉल कैप में निवेश किया होगा 1.5-2 साल या 3 साल पहले निवेश किया होगा, क्योंकि 2-3 साल पहले ये स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, बहुत तेज़ी से इसमें रिटर्न आ रहा था। तो अधिकतर लोग जो है पास्ट रिटर्न को देख के निवेश करते हैं। तो आप अगर स्मॉल कैप फंड में निवेश कर रहे हैं तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको इसे लंबे समय तक बने रहना है। और रिलायंस स्मॉल कैप फंड एक वॉलेटाइल फंड है, लेकिन फंड्स ठीक है, आप इसे बने रह सकते हैं अगर आपकी टाइम होराइजन लंबे समय के लिए है। अगर आपने इसे शॉर्ट टाइम के लिए निवेश किया है तो ये बहुत हाई रिस्क फंड है। इससे एडवाइस रहेगी कि आप इसे ग्रेजुअली निकल जाएं, लेकिन ये सही समय नहीं है आपको एग्जिट करने का। आप थोड़ा वेट कर लीजिए। पर खैर इन्होंने 10 साल का अपना लक्ष्य जो है वो तय किया हुआ है, तो खैर मेरे ख्याल से फिर इन्हें बने रहना चाहिए इस फंड में। 10 साल के लिए अगर आप निवेश किया, आप उसमें बने रहिए। आप आई थिंक इट विल बी गुड टू यू। बिल्कुल सचिन जी, तो सलाह आपके लिए ये है कि रिलायंस स्मॉल कैप फंड आपके लिए सही है, क्योंकि आप 10 साल के लिए इसमें निवेश कर रहे हैं, तो बेहतर आपके लिए रहेगा कि आप बने रहें। क्या एक और सवाल भी शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास ईमेल के जरिए आया हुआ है अमर का। ये बताते हैं कि इन्होंने किसी जानकार के जरिए जो है म्यूचुअल फंड्स में करीब 1.25 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है और 2 साल के बाद भी इन्हें 3% का ही रिटर्न मिला है। इस बीच में खैर इनके साथ परेशानी ये हो गई है कि इन्हें एक जानलेवा बीमारी हो गई है और परिवार की आर्थिक सुरक्षा अब ये चाहते हैं। चूंकि एक बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस है, तो बता रहे हैं कि अब वो बिजनेस में काम भी अपना नहीं कर पा रहे हैं और इनके 3 बच्चे हैं और अब इन्हें हर महीने करीब 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो क्या मौजूदा निवेश से इन्हें हर महीने 1 लाख रुपया मिल पाएगा, और अगर हाँ तो कैसे जो है वो ये रकम हासिल कर सकते हैं? मिस्टर अमर, मैं आपके साथ पूरी सिंपैथाइज करता हूँ आपकी सिचुएशन को लेकर, लेकिन क्या है कि ये सिचुएशन जो है बहुत डेलिकेट है। इसे बहुत बारीकी से मैनेज करना पड़ेगा। देखिए आज के दिन में आप इस इंफॉर्मेशन एज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट वगैरह में मिल जाती है, यहाँ तक कि कैंसर का इलाज भी मिल जाता है। तो आप, लेकिन अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होता है आपको, आप इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकाल के उसकी तैयारी नहीं करते।
तो इसी तरह आपका जो सिचुएशन है, मेरी सलाह रहेगी कि एक एक्सपीरियंस एडवाइजर से सलाह रही बात 3% के रिटर्न, मैं उससे वरिड नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया होगा, शॉर्ट टर्म फंड में हो सकता है 3% रिटर्न आएगा, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड से रिटर्न जो है लीनियर रेगुलर नहीं आती है, आपको एक झटके में रिटर्न देगा। लेकिन जो दूसरी आपकी मेन रिक्वायरमेंट है पर लाख 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, इसे बहुत केयरफुली इसको प्लान करना पड़ेगा। और मेरी सलाह रहेगी कि आप एक एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइज़र का हेल्प लें। दूसरी बात है, आपके 3 बच्चे हैं, उनकी मैरिज, उनकी एजुकेशन, सबका ध्यान में रखना है, तो इसके लिए इस फंड को बहुत केयरफुली यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो हमारे लैंग्वेज में एक बकेट स्ट्रैटेजी कहते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म्स के लिए आप शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी रहेगा, और इस पैसे को ग्रो करने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा, ताकि आपका ये जो रकम है 1.2 करोड़ का, ये आपके सारे गोल्स मीट कर जाए और आपको पर मंथ 1 लाख रुपीज़ आपको पे आउट भी करे। तो मेरी ये सलाह रहेगी आपसे एक हम्बल। तो अमर जी, उम्मीद करते हैं कि तनवीर जी की सलाह के साथ आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। लेकिन तनवीर जी, एक चीज़ जो मुझे इनके पोर्टफोलियो में खास दिखी वो ये दिखी कि इन्होंने बताया कि इनको 3% का रिटर्न तो मिल गया है, जबकि हालांकि हमारे पास जितने भी निवेशक बताते हैं वो यही बताते हैं कि पिछले करीब 1.5-2 साल में कोई रिटर्न उनको नहीं आ रहा, बल्कि नेगेटिव ही जा रहा है। नहीं, एक्चुअली अगर इन्होंने 2-3 साल पहले किया होगा तो 2-3% रिटर्न आना वाजिब है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम यही है कि अब ये किन तरह कौन से स्कीम में डाला, ये क्लैरिटी नहीं है हमको, तो कमेंट करना मुश्किल है। दूसरी बात ये है कि इसको एक बकेट स्ट्रैटेजी के तहत इसको मैनेज करना पड़ेगा, ताकि इनको मंथली कैश फ्लो भी मिलता रहे, जो घर की आर्थिक जो सिचुएशन है वो समझ जाए, और इनकी जो लक्ष्य हैं और जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज, ये भी पूरा हो जाए, तो ये बहुत माइन्यूटली प्लान करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए अमर जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से अपने तमाम लक्ष्यों को हासिल भी कर लेंगे। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्मॉल कैप फंड्स की, इनके साथ जो है जोखिम भरा हुआ है, और जिस तरह से आपने निवेशकों को कहा कि उन्हें लंबे समय के लिए जो है निवेश करना चाहिए, तो कम से कम कितने समय के लिए जो है स्मॉल कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए? मिनिमम टाइम होराइजन इज 10 ईयर्स, कम से कम 10 साल के लिए मिनिमम टाइम होराइजन हो, तब स्मॉल कैप फंड ले। आइडियली ये 15-20 साल की जो लॉन्ग टर्म गोल्स है उसके लिए सूटेबल है। बिल्कुल, तो लंबे समय के लिए अगर 15 से 20 साल के लिए आप निवेश कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेंगे स्मॉल कैप फंड्स, और तभी निवेश करिए जब आप कम से कम 15 से 20 साल के लिए निवेश कर सकते हैं। खैर, इस बीच में तनवीर जी ये भी बता दीजिए कि आपके फेवरेट स्मॉल कैप फंड्स कौन से हैं जिनके लिए आप सलाह देंगे कि निवेशक जो है उसमें निवेश कर सकते हैं? देखिए, हम लोग ये जो फंड सेलेक्ट करते हैं, ये 5 फिल्टर के तरीके, रिटर्न्स के अलावा भी रिस्क जज करते हैं, और एक फंड मैनेजर की काबिलियत की वो गुड एंड बैड टाइम्स में कैसे आउट परफॉर्म करते हैं, सारी को परखने के बाद 5 स्टेज का फिल्टरिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस के बाद हम लोग, हमारे हिसाब से 3 फंड आता है इसमें। एक है HDFC स्मॉल कैप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, एंड SBI स्मॉल कैप फंड। ये टॉप 3 फंड्स आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में होंगे। तो बिल्कुल ये 3 फंड्स जो हैं आप ले सकते हैं जिस तरह से तनवीर जी बता रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, जैसे कि तनवीर जी ने बार बार कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तभी आप स्मॉल कैप फंड्स को चुनिए, नहीं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए सूटेबल नहीं है। खैर, एक और सवाल हमारे पास आया हुआ, उससे भी शामिल कर लेते हैं। ईमेल के जरिए हमारे पास सवाल आया है अरविंद कुमार वर्मा का। ये झांसी से लिख रहे हैं और ये बताते हैं कि 44 साल के हैं और पेशे से ये सरकारी कर्मचारी हैं। 3 साल से ये म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं और 7 साल के बाद इन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए 30 लाख रुपए चाहिए और रिटायरमेंट पर 5 करोड़ रुपए चाहिए। इनके पास पोर्टफोलियो में फिलहाल 5 फंड्स हैं, जिसमें DSP माइक्रो कैप फंड है, रिलायंस स्मॉल कैप फंड, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड भी है। तो क्या सलाह देना चाहेंगे इनके पोर्टफोलियो पर? क्या ये अपने हालिया पोर्टफोलियो से अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएंगे? देखिए पल्लवी, एक कॉमन चीज देखिए कि उन्होंने 3 साल पहले निवेश किया है और ये सारे स्मॉल और मिड कैप फंड्स आए उनके पास जी। माइक्रो कैप, L&T इमर्जिंग इक्विटीज, ये सारे जो स्मॉल कैप फंड वाले हैं। ये क्या होता है, अधिकतर लोग जब निवेश करते हैं कुछ रिटर्न कंपैरिजन वेबसाइट पे जाते हैं और जो प्रीवियस हिस्टोरिकल रिटर्न होती है उसके बेसिस में निवेश करते हैं। तो एक ये जरिया है, बट लेकिन इन रिटर्न्स की सिर्फ ब्लाइंडली चेज ना करें, आप अपने लक्ष्य डिफाइन करें। तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए तो ठीक है। नाउ इनकी जो सारा पोर्टफोलियो है ये सारा इक्विटी में पोर्टफोलियो है जी। ये बहुत ही हाई रिस्क पोर्टफोलियो है। स्मॉल सेविंग्स
स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स का जी। और इनकी जो डॉटर्स की एजुकेशन आएगी 7 इयर्स में आ जाएगी, तो इनको इस अपने पोर्टफोलियो में रिस्क कम करना है। मेरे हिसाब से इनको जैसे ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड इंक्लूड करना चाहिए, और जैसे जैसे वो अपने डॉटर के हायर एजुकेशन के करीब जाते हैं, इस इक्विटी फंड का रिस्क बिल्कुल कम कर देना है। लास्ट 3 साल में जो डॉटर्स के एजुकेशन के 3 साल पहले ये पोर्टफोलियो पूरा इनका डेट पोर्टफोलियो हो जाना चाहिए, जो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में जाए, रिस्क जोखिम बिल्कुल नहीं रखते, क्योंकि उस समय मार्केट चाहे वो 40,000 हो या 4,000 हो, इनको पैसे की जरूरत पड़ेगी और ये इनको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो तनवीर जी जिस तरह से आपको सलाह दे रहे हैं, अरविंद जी आपको बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर आप निवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को स्मॉल कैप फंड्स की तमाम बारीकियां समझाने के लिए। तो आज की म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।